हाँ, अब देखिए स्क्रीन सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, देखिए कि NaCl जो है उसमें 1:1 है, पहली बात। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। ठीक है, NaCl जो है उसमें 1:1 है सोडियम और क्लोरीन के बीच में, उसे रोक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? 4 सोडियम आयंस होती हैं और 4 क्लोराइड आयंस। इसको इस जो इस पेज पर लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल बताए गए हैं NaCl की तरह से कि हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम एंड ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड, तो ऐसी कुछ चीज नहीं है। दूसरा CaCl में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन में बताया गया 8:8, 1 cesium आयन 1 Cl। यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर ऑफ एटम्स भी लिख रहा है, पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। NaCl में नंबर ऑफ एटम्स 4 नंबर ऑफ एटम्स है, CaCl में नंबर ऑफ एटम्स 1 एटम पर यूनिट सेल है। ZnS जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4:4 है और नंबर ऑफ एटम जो उसमें है 4। ठीक है, CaF2 एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने कल मेरे से पूछा था फ्लोराइड टाइप, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 Ca2 पॉजिटिव प्लस 8F नेगेटिव। ठीक है, 4 CaF2 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। ठीक है, और उसमें बात करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हो गए? 4 हो गए। Na2O की बात करें एंटी फ्लोराइड टाइप की तो 8 Na पॉजिटिव, 8 सोडियम आयन जो हैं वो घिरी रहती हैं 4 ऑक्साइड आयन से। 4 Na2O मतलब नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर भी 4। दूसरा ZnS टाइप वुजराइड जिसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4:4। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। ठीक है, ओके। अब ये बात थी जो आपको याद रखना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे आज। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके डाउट्स के ऊपर, जो आपने मेरे से डाउट पूछ रखे हैं उनके ऊपर। कुछ बच्चों के डाउट, ओके ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट कल हो गए थे, कुछ बच्चों के आज करते हैं। एक बार जो सबसे पहला डाउट है, उसके बाद भी अगर किसी का बच जाए तो प्लीज मेरे पास सेंड कर देंगे आप कि सर जी मेरा डाउट बच गया, मेरा डाउट बता दो एक बार अभी। ठीक है, जिस दिन पेपर होगा उससे पहले दिन भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि हम लोग अवेलेबल रहेंगे। अब कल एक बच्चे ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को नहीं कराऊं लेकिन करा देता हूं। यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट ionic crystal AX is composed of the following radii। रेडियाई दे रखी है, फॉलोइंग रेडियाई। ठीक है, क्या दे रखा है? A पॉजिटिव X नेगेटिव, तो A पॉजिटिव की रेडियस दी गई है 1.0 और X नेगेटिव की रेडियस दी गई है 2.0। पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहले बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट आयंस आर हार्ड स्फीयर, आयंस को हार्ड स्फीयर मान लीजिए। ठीक है, प्रिडिक्ट करना है आपको, प्रिडिक्ट गिविंग रीजन्स whether the crystal will have NaCl और CaCl स्ट्रक्चर। किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा इस कंपाउंड का? यूनिवेलेंट आयोनिक क्रिस्टल का NaCl टाइप का होगा या CaCl टाइप का होगा? दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ पर पूछा गया कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। साथ में आप लोगों को यूनिट सेल की वॉल्यूम भी निकालनी है। ठीक है,
चलिए, तो अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को यहाँ पर NaCl और CaCl टाइप का स्ट्रक्चर पता करना है कि किस टाइप का है, तो पहले आप लोगों को यहाँ पर रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेडियस रेशियो कितना आता है। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन कितनी है? 1 डिवाइड बाय 2 0.5। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि 0.5 रेडियस रेशियो कौन से रीजन में लाई करता है? 0.5 रेडियस रेशियो जो है वो लाई करता है, octahedron, लाइज इन बिटवीन 0.414 टू 0.732, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो आप अपने देखेंगे, स्ट्रक्चर टाइप क्या हो गया? स्ट्रक्चर टाइप वहां पर लिखा हुआ है क्लियरली। स्ट्रक्चर टाइप जो है वो कैसा है? NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर रखेगा? ये NaCl टाइप का स्ट्रक्चर रखेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एज लेंथ पता होनी चाहिए। तो एज लेंथ के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को कि एज लेंथ बराबर होता है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। जैसे NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है तो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अब मेरे को एक बात बताइए, जैसे ये A पॉजिटिव है और ये B नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये B नेगेटिव है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो बताई गई आपको, कितनी बताई गई? 1.0। इसकी जो रेडियस है वो आपको बताई गई कितनी? 2.0। तो दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.0 3 हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब आप मेरे को ये बताइए, आपको एज लेंथ पता चल गया कि एज लेंथ इतनी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब कितना हो गया? 216। यही आपका आंसर है अगर आप चेक करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे का डाउट था ये, उस बच्चे का डाउट हो गया है। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। मैं कोशिश करूंगा, देख लिए कि सभी बच्चों के डाउट हो जाए। कुछ बच्चों के अगर रह जाते हैं तो वो प्लीज बाद में मेरे पास मैसेज करके मेरे से पूछ लेंगे। बस पेपर से पहले अपना डाउट क्लियर कर लें कि पेपर से पहले आपका डाउट ना हो जाए, ठीक है। मैं एक बात आप लोगों के सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज फिर से बोल रहा हूं। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता है किसी बच्चे ने पूछा था या नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं कि एल्यूमिनियम मेटल forms a cubic close packed structure. Aluminium metal form a cubic close packed structure. Its atomic radius is 125 into 10 की पावर -12। इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 125 into 10 की पावर -12 मीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। साइड ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, मतलब आपको एज लेंथ पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब बोल दिया मतलब आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी ऑफ एल्यूमिनियम।
कि एल्यूमिनियम की वॉल्यूम निकाल के उसके बाद आप लोग निकालेंगे यूनिट सेल कितनी होगी। तो मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूँ, प्रेरणा प्रिंस अटेंडेंस भेज चुके हैं आप? यस। ओके ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा, चलो प्रेरणा प्रिंसी से ही पूछ लेते हैं, काफी दिन हो गए इनसे ही नहीं पूछा। प्रेरणा प्रिंसी, यस सर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब जेड की वैल्यू कितनी हुई? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। ठीक है, आप बताइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्रेरणा प्रिंसी, एफसीसी सर एफसीसी में जो आर होता है a/2√2, वहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, हमें r दी हुई है। उसके बाद फिर a की तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही बताया इन बच्चों ने कि आपको r की वैल्यू दी गई है 125 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, मतलब a पूछ रहा है, तो r और a में तो आपको रिलेशनशिप पता है एफसीसी के लिए कि r इक्वल्स टू होता है a/2√2। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2r। 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414, r की वैल्यू होती है 125 इंटू 10 की पावर -12। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो एक बार सोल्व करके बताइए कितना आता है। 2 इंटू 1.414 इंटू 125, दैट इज आया 353.5 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ये आपकी रेडियस आ गई, सॉरी एज लेंथ आ गई। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि आपको जो यूनिट सेल्स बतानी है वो आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी पहले। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी? ए क्यू मतलब 353.5 इंटू 10 की पावर -12 का क्या क्यूब। ये एक यूनिट सेल की वॉल्यूम आई है भाई। ये कितनी यूनिट सेल की वॉल्यूम है? एक यूनिट सेल की। तो अब अगला जो क्वेश्चन मैं करूंगा वो मैं कैसे करूंगा? इसका जो सेकंड पार्ट है, कि 353.5 इंटू 10 की पावर -12 मीटर क्यूब में, सॉरी इसका क्यूब में कितनी यूनिट सेल है? एक यूनिट सेल है। एक मीटर क्यूब में पूछ रहा है, तो 1/353.5 इंटू 10 की पावर -12 का क्या क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था जो किसी बच्चे ने पूछा था, नहीं पूछा था मेरे को नहीं याद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं राइट डाउन किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया? एक मेटल एलिमेंट, एन एलिमेंट ये तो आसान सा था, चलो लिख लेता हूं फिर भी। एन एलिमेंट ए crystallizes into FCC structure। An element A crystallizes into FCC structure। एक एलिमेंट A है जो कि FCC स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, an element A crystallizes into FCC structure। 200 ग्राम of this element
इस एलिमेंट का 200 ग्राम जो है contains 4.12 into 10 की पावर 24 atoms. The density is 7.2 gram per centimeter cube. Calculate the as length. आपको as length of unit cell निकालनी है. Calculate the as length of unit cell. यूनिट सेल की as length बताइए क्या होगी. तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, रो इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू na. ठीक है, आप अगर ढंग से देखें तो आपको रो की वैल्यू गिवन है 7.2. अगर आप z की वैल्यू बताएं तो z की वैल्यू एफसीसी के लिए है 4. उसके बाद m की वैल्यू, एटॉमिक मास नहीं दिया गया, 200 ग्राम दिया गया है. तो 200 एटॉमिक मास किसके बराबर था, 1 मोल के. तो अगर एटॉमिक मास लेते थे तो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हम लोग लेते थे 6.022 10 की पावर 23. तो यहाँ पर 200 ग्राम दिया गया तो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू एक तरह से आपको नंबर ऑफ एटम बता दिए गए कि 4.12 इंटू 10 की पावर 24. कल भी हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी. ठीक है कि 200 ग्राम मतलब अवोगाड्रो नंबर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4.12 इंटू 10 की पावर 24. अब सीधा सीधा है आपको a की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है जी, चलूं आगे. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन हो जाएगा. बीसीसी डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम मतलब एक, ठीक है, ये भी हो जाएगा. ओके, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है. एक कंपाउंड AB crystallizes into BCC lattice. ठीक है, with as length 380 picometer. Calculate the distance between oppositively charged ions. और दूसरा, radius of B negative if radius of A positive is 190. आपको बताया गया है कि एलिमेंट कंपाउंड, एक कंपाउंड ए बी है, वो बीसीसी क्रिस्टलाइज हो रहा है, बीसीसी लैटिस बना रहा है, जिसकी एज लेंथ है 380 पिकोमीटर. आपको डिस्टेंस निकालनी है. तो देखिए डिस्टेंस जो यहाँ पर पूछी गई है ना बेटा, वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछी गई है. तो अगर मैं बीसीसी के लिए रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप लिखूं तो क्या होता है, r इक्वल्स टू √3a/4. ये रिलेशनशिप हम लोग निकाल चुके हैं. और r जो है वो डिस्टेंस का हाफ होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का. पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बोलो. Yes, sir. ठीक है, अब कहता है अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस क्या हो गया, √3/4a इंटू 2 से 2 पे चला गया तो क्या बच गया, √3/2 इंटू a. √3 की वैल्यू सबको पता है 1.732 डिवाइड बाई 2. a की वैल्यू सबको पता है 380. कितना आ जाएगा ये, 190. 190 और 1.732 की मल्टीप्लाई कीजिए.
ये कितना आ गया? दैट इज आ गया 329.08। ठीक है, 329.08। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया रेडियस ऑफ बी नेगेटिव बताइए कितनी होगी। अब देखो आपको ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, आपने उस टाइम क्वेश्चन किया तब भी बोला था कि दोनों एटम एक दूसरे के साथ टच हो रहे होंगे, तो आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव जो है वो बराबर होता है डिस्टेंस के, याद कीजिए। ठीक है, तो आर पॉजिटिव की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 190, आर नेगेटिव की हम लोगों को निकालनी है, डिस्टेंस कितनी आई 329.08। मेरे हिसाब से आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं? बोलिए। यस सर। यस सर। दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक आप लोग दोबारा ज्वाइन करें तब तक आप उस क्वेश्चन को करके लाएं कि फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोला उसने, HCP स्ट्रक्चर बना रहा है। कौन अरेंज हो रहा है HCP में? ऑक्साइड आयंस HCP लैटिस बना रही हैं। 2 out of 3 every 3 2 out of every 3 octahedral होल वो Fe के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं। फॉर्मूला बताइए कि 2 out of 3 जो है वो Fe3 पॉजिटिव आयंस के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं ऑक्टाहेड्रल। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपको बोला गया कि HCP वॉइड में तो लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस मान लेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितनी है, n है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस n है। अब उसके बाद तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? वो भी कितने हो गए? n ही हो गए। अब उसका 2 out of 3 का मतलब होता है बेटा 2/3। सो नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा कि जो एक्टाहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 2n/3। रेशियो लिखें कि Fe3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव क्या आएगा? 2n/3 रेशियो n, n से n कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2:3। मतलब Fe कितना 2, O कितना 3। यही फॉर्मूला आया होगा आपका आंसर, यही आया है। यस यस सर। यस सर। अगर कुछ अलग आया हो तो इसका मतलब मिस्टेक है कहीं, उसको सही कर लेंगे आप लोग। ओके, अब एक बच्ची ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को उठाता हूं मैं। वो क्वेश्चन क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल is reflected in the magnitude
of its melting point. Stability of a crystal जो है reflected in the magnitude of its melting point. अब आप लोग एक बात बताइए, जब हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने एक बात लिखी थी क्या, कि हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट. जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगा तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा. जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स तो मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा. अब इसका मतलब क्या होगा, देखो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, will be the melting point, and so higher will be the stability. तो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद दूसरी जो चीज है, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था यहीं पर, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया, वाटर का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट दे दिया 273 केल्विन, इथाइल अल्कोहल का दे दिया कितना दे दिया 155.7, उसके बाद आपको डाई इथाइल ईथर का दे दिया, ठीक है, कितना 156.8. उसके बाद बात करें मीथेन का दे दिया CH4 का 90.5 केल्विन. ठीक है, इन सब का दे दिया मेल्टिंग पॉइंट. आपको आपसे बोला गया कि आप इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में क्या कह सकते हैं. तो देखिए सबसे पहली बात करें यहाँ पर वाटर और इथाइल अल्कोहल, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. तो इन दोनों के बारे में तो मेरे को वैसे ही पता है कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. जब आप लोग अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, या सॉल्यूशन वाला पढ़ा है वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड आउट करते हैं कि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इथाइल अल्कोहल से. वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इथाइल अल्कोहल से, और इथाइल अल्कोहल जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन है इसलिए वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो इन दोनों के बारे में तो हो गया कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इथाइल अल्कोहल के अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होती है. इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, डाइल इथाइल ईथर में भी और CH4 में भी. ये आपने पढ़ लिया होगा अल्कोहल फिनोल ईथर में भी कि डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है, ROR. लेकिन ये पोलर कंपाउंड्स हैं. अब हम लोग बात करें कि यहाँ पर डाई इथाइल ईथर में C2H5 O C2H5, ठीक है, ये डाइपोलर नेचर का होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कैसा है, ये नॉन पोलर है. आपको पता है हाइड्रोकार्बन जो है ये कैसे है, नॉन पोलर है. ये नॉन पोलर है इसलिए डाइपोलर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए. जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक उसका ये डाउट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब उसका और कोई डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर अदरवाइज हम लोग, हाँ यही क्वेश्चन था. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, ओके. अब एक क्वेश्चन उसने पूछा, इसके बाद लिखते हैं मैं वो क्वेश्चन पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो क्वेश्चन उसने पूछा है. क्या पूछा है
in spite of long range order, in spite of long range order, long range order in arrangement, in arrangement of particles, why are the crystals usually not perfect? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने पूछा है उस बच्चे से मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं किसी बच्चे से बोलता हूं, प्रेरणा प्रिंसी, आज आपका ही नंबर है। यस सर। आप मेरे को ये बताइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है? यस सर। मेरी बात का जवाब देते रहना जो मैं पूछता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है? यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के बाद भी क्रिस्टल्स जो है वो यूजुअली परफेक्ट नहीं होते। बस ये लाइन, ये वर्ड जो है परफेक्ट, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी क्रिस्टल आप परफेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड या परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल जो है वो आपको कितने केल्विन पर मिलता है प्रेरणा प्रिंसी? 0 केल्विन पर मिलता है। 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 273। यस सर। -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने टेम्परेचर पर हम लोग नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिलता। मैंने जब डिफेक्ट कराए थे तब भी मैंने इस चीज को बोला था कि भाई इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि 0 केल्विन पर पहुंचेंगे नहीं तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेंगे नहीं। तो जो क्रिस्टल हम लोगों को मिलते हैं उनमें कुछ डेविएशंस होती हैं, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के बाद भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो उसका रीजन यही है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपका कितने टेम्परेचर पे मिलेगा? 0 केल्विन पे मिलेगा। उससे ऊपर जो है वो सब उनमें कुछ ना कुछ डेविएशन होंगी, कुछ डिफेक्ट होंगे, इसलिए कोई भी क्रिस्टल आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड 0 केल्विन पर मिलता है, वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो भी क्रिस्टल मिलेंगे वो सारे इम्परफेक्ट होंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। ओके ओके सर। अभी किसी बच्चे का कोई डाउट जो है वो मैं नहीं उठा पाया हूं तो वो मेरे से बोल सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर वाला मैं बता चुका हूं, उसमें लिखा हुआ है कि कितना कितना है। आप जब वो स्केल देखेंगे तो ठीक है। आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से हो गए होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बोलता हूं। एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने घर पे करके देखना, अगर नहीं हो तो मेरे से पूछना कि एनालिसिस शोज दैट Ni 0.98 O1.00। ठीक है, निकल ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल, परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं, फ्रैक्शन पूछ रहा हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव आयन,
Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव आयंस का फ्रैक्शन क्या होगा, कितनी होंगी? ठीक है भाई, ओके ओके। देखो भाई, मेरी बात सुन लेना 5 मिनट, फिर आप लोग लीव कर जाएंगे, मीटिंग हम लोग ओवर कर